वेलकम वेलकम अगेन। लो बेटा, इसमें हमने इसको यहीं से हम जहाँ से हमने ड्रॉप किया था, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू मेटल कार्बोनेट नाइट्रेट। तो ग्रुप टू कार्बोनेट और नाइट्रेट, दे शो द सेम ट्रेंड, दे बिकम मोर स्टेबल डाउन इन द ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहते हैं, जैसे आपसे कहते हैं कि जी ये दो कार्बोनेट्स हैं। Number one is magnesium carbonate, and that is above, and calcium carbonate, it is below. Of these two carbonates, which is more stable? The answer is very simple. CaCO3 is more stable, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। जब मोर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर चाहिए इसको तोड़ने के लिए। हाई टेम्परेचर इसको तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट को लो टेम्परेचर चाहिए। प्रोडक्ट सेम है, मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि कोई ग्रुप टू नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो तीन चीजें बनती हैं, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जी कितनी बनती हैं। और NO2 इज ए ब्राउन गैस। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ ग्रुप टू मेटल कंपाउंड्स। ग्रुप टू मेटल कंपाउंड्स, और इसमें जो बहुत बड़ा यूज है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको पता बेसिक है, और ये एसिडिटी ऑफ सॉइल उसको खत्म करने के लिए इसको थ्रो करते हैं सॉइल में। और ये एसिड से रिएक्ट करता है सॉइल की और उसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, लेकिन अगर हम ये ज्यादा डाल दें, एक्सेस डाल दें, तो ये सॉइल को बेसिक की तरफ ले जाता है, बेसिक की तरफ ले जाता है। वजह क्या? इट इज पार्शली सॉलेबल, ये कुछ सॉलेबल है। तो जो इक्वेशन है वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस और सॉल्ट वाटर। चूंकि H प्लस नेगेटिव आयन तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये बेसिकली हमने H प्लस की फॉर्म में लिखा है इसको, यानी आयनिक इक्वेशन आप कहते हैं इसको इस तरह से। तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपने जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड थ्रो किया और ये H प्लस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपका सॉल्ट सॉल्ट में एक मेटल आयन होता है जो Ca2 प्लस है। नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है और साथ वाटर बन जाएगा। और जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो चूंकि यहाँ पे H2 और एक 3 है, यहाँ पे 2 कर लें, ये बैलेंस हो गया। तो दिस इज यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। अच्छा, ये होता है बेसिकली तो एसिड से तो रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शंस हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये जी कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट 3 बनती हैं, और उनमें है सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी उसको उसी तरह बैलेंस कर लें जैसे है, करते हैं। बाकी है नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका इस्तेमाल क्या है? ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। मतलब क्या है? ये जो ये फर्नेसेस होते हैं उनके अंदर की दीवारों पे कोटिंग करते हैं, ये हीट इंसुलेटर का काम करती है, अंदर की हीट बाहर जाने से रोकती है। तो इस तरह से अंदर की हीट प्रिजर्व रहती है, हीट लॉस नहीं होता। तो इससे इकोनॉमिकली वो हम किसी भी फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट ग्रुप टू एलिमेंट्स। ये सारा ग्रुप टू था।
एंड दिस चैप्टर इज क्लोज। मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। इज इट क्लियर? क्लियर सर। गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी तरह का एक छोटा सा 2 पेजेस 1.5 पेजेस का, ये 1.5 पेजेस है था जैसा पहला वाला। अब ये भी इसी तरह ही है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अच्छा, नाइट्रोजन सल्फर में पहला जो टॉपिक है वो है अनरिएक्टिविटी इन नाइट्रोजन। अनरिएक्टिविटी इन नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता लगेगा कि जी इसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। जब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो इनर्टनेस इंपार्ट करेगा नाइट्रोजन में, उसको नॉन रिएक्टिव बनाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का टॉपिक बॉन्डिंग से आपको बताएं, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं ये एन एन, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0 है। तो दिस इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, ये तीन फीचर इसको अनरिएक्टिव करते हैं। अगर आप इनको नहीं रिएक्ट कराना है तो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जो ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे गाड़ियों के इंजन हैं, जनरेटर हैं, जब इसमें जब बहुत ज़्यादा चलते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। जब गर्म होते हैं तो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, और N2 रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। और ये इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। तो अनरिएक्टिविटी इन नाइट्रोजन, it is due to the following two aspects. Triple bond in N2. Triple bond has very high bonding quality. This is the point. So requires very high activation energy to break the bond. Second point is non-polar. So the molecule does not show any attraction towards positive or negative part of the chemical species and make it non-polar. ये भी feature आ गया. Following are the example which show the N2 require very high activation energy. जैसे मैंने बताया गाड़ियों के इंजन है, हाई टेम्परेचर है, फिर N2O2 रिएक्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो ये रिएक्शन है, देखिए N2 प्लस O2 NO बन रहा है, NO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बना रहा है, और बाकी इसको आप बैलेंस कर लें। और यही रिएक्शन हो सकता है लाइटनिंग लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जब बिजली चमकती है तो उस वक्त रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, तो हवा में N2O2 रिएक्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा इसका टॉपिक था। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की फॉर्मेशन, जब आप NH3 को H प्लस या H2O से रिएक्ट कराएं तो अमोनियम आयन बनते हैं, NH4+1 बनते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है, इफ यू लुक दिस, ये ये बॉन्ड, ये और ये, और यहाँ पे डेटरी बॉन्ड बेसिकली, तो वो होगा वार्म बॉन्ड की तरह से एक्ट करता है। तो 4 बॉन्ड हो गए, एंड की अगर लोन पेयर कोई नहीं है, अगर 4 बॉन्ड हो लोन पेयर कोई ना हो तो टेट्राहीड्रल। तो दैट्स व्हाई द शेप इज टेट्राहीड्रल, एंगल इज 109.5 डिग्री, as there are 4 bonding pair of electrons and no lone pair of electrons around the nitrogen atom. So this is linked with वेस्पर थ्योरी, जो शेप वाली है, कि रिलेट कर रही है दिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ अमोनिया। ये सिंपल है, ये जी कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2-3 आपको याद हो जाए काफी है। यूरिया बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
तो मतलब ये दो तीन आपको पता होना चाहिए, दैट्स इनफ। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आपको याद आ रहा होगा, हम याद आ जाएगा, हम पढ़ते थे वो लेवल्स में, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन क्या थी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब आप उनको एक्सेस डालते हैं सॉइल में, तो जब बारिशें होती हैं या पानी के साथ किसी भी फॉर्म में जब फील्ड में मौजूद हो, तो वो रेन वाटर के साथ फिर मिक्स होकर लेक्स वगैरह में चले जाता है, तो उसमें फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एल्गी ग्रो करता है, यानी जो कि प्लांट्स हैं, जिससे सनलाइट पानी के अंदर नहीं आ पाती। जब पानी के अंदर सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस जो आपको पता है पानी में प्लांट्स होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन भी मिले, फूड भी मिले, तो वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है तो वो प्लांट्स मर जाते हैं फिर। तो अब जब ऑक्सीजन बनना बंद हो गई, फूड बनना बंद हो गई, तो क्या हो गया, अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो मतलब है डाई करना शुरू कर देगी, और वो फ्रेश वाटर जो है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा सारा। दिस इज द पॉइंट। तो यूट्रोफिकेशन, this is unintentional enrichment of water sources by fertilizer, promote the growth of blue-green algae, which causes oxygen deficiency. और ये जाहिर है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कॉज कर रही है, क्योंकि लेयर बच गई है ना, ऊपर से हवा भी टच नहीं हो रही। अच्छा, अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, द लेयर ऑफ एल्गी स्टॉप sunlight, so submerged plants cannot perform photosynthesis, so shortage of food and oxygen, uh, or living organisms start dying. फिर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है पानी में, ये लिखा हुआ है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं। अमोनियम आयन कहाँ से आता है, फर्टिलाइजर से। जब बारिश होती है तो पानी ड्रेन होकर लेक्स में, पॉन्ड्स में या रिवर वगैरह में चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी अमोनियम आयन जो है, जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तो इट नीड ऑक्सीजन, इट नीड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आएगी सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो दिस इज द डेफिशिएंसी। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब है वो जो जो डाई किए हैं एनिमल्स हैं, और जो डैमेज हो रहे हैं प्लांट्स वगैरह, वो अंदर वो वही डंप होना शुरू हो जाते हैं, तो गैसेस बनती हैं और वो फर्दर पोल्यूट करती हैं। यहाँ तक बताइए कि बेटा कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मसला कोई नहीं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, दो। अब ये सोर्सेज भी जाहिर है, हम ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के दो हैं, एक है मैन मेड। मैन मेड मतलब इंसान इसका जिम्मेदार है, और उसमें क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेमिनेटेड फॉसिल फ्यूल एंड रोस्टिंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग ओर्स, जैसे FeS। यानी सल्फर किसी और में मौजूद है, और उसको जब हम हीट, रोस्ट कहते हैं हीट करना, जब हम हीट करेंगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है FeS। और दूसरा है नेचुरल। अच्छा, नेचुरल तरीके में वॉल्केनिक एरप्शंस, ये देखिए वॉल्केनिक एरप्शंस, ये नेचुरल तरीके से हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में जा रही है। अब यूजेस क्या है SO2, इसके कई यूजेस हैं, ये दो तीन यूजेस याद होने चाहिए। जो एक्वा सोल्यूशन होता है SO2 का,
उसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। और दूसरा जो है, जो एक्वा सोल्यूशन है SO2 का होता है, उसको स्टेरलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसका एक यूज है। फिर पैक्ड फूड जो है, जब वो पैक किए जाते हैं तो उस पर एक वे पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो मतलब ये भी इस तरह से जो अंदर फूड होगी वो मतलब है मेंटेन रहेगी, उसमें ऑक्सीजन, अंदर जो पैक्ड फूड है, हवा वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे किल हो जाएंगे और वो प्रोटेक्ट रहती है। तो दिस इज आल्सो द वे। फिर नेक्स्ट है वेज टू ओवरकम इमिशन ऑफ SO2। तो ये कौन सा है? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट। ये ये भी हमें आइडिया है इसका कैसे होता है। तो जो बेसिकली हॉट एग्जॉस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होता है, जो वे जो जल रही है फ्यूल, उससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड काफी होती है। तो होता क्या है, हम उस धुएं को, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इन कांटेक्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिक, और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक, दोनों रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमीडिएट प्रोडक्ट यानी जो फौरन इमीडिएट प्रोडक्ट जो बनेगी वो है आपका कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, ये बनेगी पहले, इसे हम कहेंगे इमीडिएट प्रोडक्ट। और जो एंड प्रोडक्ट है, ये कैल्शियम सल्फाइड फर्दर ऑक्सीड कैल्शियम सल्फाइड खुद ब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी हवा में और कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। तो इस तरह से ये एक तरीका है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको निकालने का। बाकी कैटालिटिक कन्वर्टर्स आपको बताया था, वो हमने उधर रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ लिया था। ये था नाइट्रोजन और सल्फर। अब मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम? बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये हमारे दोनों चैप्टर्स वाइंड अप हो गए, ये दोनों चैप्टर्स वाइंड अप हो गए। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आ, वो जो इक्वेशन थी वो आप खुद करेंगे या मैं आपको अभी कर दूं? सर वो आप अभी करवा दें। करवा दूं मैं? अच्छा, इक्वेशन जरा मुझे बताइए। ये मेरे ख्याल लास्ट टाइम की शायद लिखी हुई है। हाँ, ये लिखी हुई है, देखिए, ये मैं आपसे शेयर, यही थी ना? जी जी सर। सर यही वाली थी। ठीक है ना? चलें, इसको हम अभी रिकैप कर लेते हैं ताकि एक दफा रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए, हाफ इक्वेशन फॉर रिडक्शन और हाफ इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन, ये है। अच्छा, अब हमने पॉइंट नंबर वन जरा, इफ यू रिकॉल, पॉइंट नंबर वन इज कि जी आप ये निकालें कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये बताइए आप। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। NO3 माइनस, NO3 माइनस में NO3, बल्कि मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि बैलेंस इक्वेशन इधर आ जाए। ये NO3 इज इक्वल टू -1, N प्लस -2 इंटू 3
-1, तो n -6 +1 और n इज इक्वल टू -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा, -1 +5। तो मतलब n का जो इंडिविजुअल चार्ज है, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं, कहते हैं, वो +5 है। और हमने O का क्यों निकाला? मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि O का -2 ही होता है। जो नॉन मेटल के साथ कंबाइन जब हो तो वो -2 ही होता है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगली, अगर दूसरी साइड में देखिए तो ये NH4+1 है, तो NH4+1, और लेफ्ट साइड में भी n का निकाला, राइट साइड में भी n का निकालें, तो n और क्योंकि H का +1 होता है, आपको पता है, +4 हो गया, तो n +4 जो दूसरी साइड में जाएगा तो -4, तो -3। तो राइट साइड पर n का -3 है और लेफ्ट साइड पर +5 है n का। तो यहां हम इसको मेंशन कर, बेशक कर भी देते हैं, +5 या -3। अच्छा, अब जरा मुझे सोच के बताएं, आप में से कोई भी +5 से -3 में कन्वर्ट हुआ है, आपके ख्याल में क्या, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं जो ऐड हो रहे हैं? बेटा बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 8। 8, गुड गुड, वेरी गुड। देखिए +5, कंसेप्चुअली आप जब देखें तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि जी 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो प्लस, और वो -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो रिएक्शन से पहले 5 लूज किए हुए, रिएक्शन के बाद 3 गेन किए, इसका मतलब है पहले 5 गेन किए होंगे, फिर 3 और गेन किए, तो 8 बन गए। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस सेंस में तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इस बॉक्स में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप इस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को तलाश करना है, कितने गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं। तो इसके 8 हैं। अब हम बाकी इक्वेशन को आम तरीके से बैलेंस करें, जैसे आम तरीका है, आप देखेंगे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, आपको नजर आ रहा होगा। तो उसको 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3। जब मैं 3 लगाऊंगा तो मतलब है O के साथ भी 3 आएगा और H के साथ भी 3 आएगा। तो जब 3 में लगाऊंगा तो हाइड्रोजन आप देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6, और ये जो NH4 है, इसमें H4 है, H की तादाद 4 है, तो मतलब 6 + 4 10 हो गई। तो राइट साइड पर आप देखें कि H10 है, और लेफ्ट साइड पर H1 है। तो इसको 10 करने के लिए हम यहाँ पे 10 लगा देंगे, 10, ताकि H पूरी हो जाए। और N 1 है और H बैलेंस हो गया है। तो दिस हाफ इक्वेशन इज बैलेंस। अब मुझे बताएं कि ये हाफ इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि बैलेंस है? जी सर। एटम भी पूरे हो गए, और जो नेट चार्ज लेफ्ट साइड पर है वही चार्ज राइट साइड पर भी है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आप में से कोई मुझे काउंट करके देंगे कि लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड पर हाउ मच कलेक्टिव चार्ज? कैसे पता लगेगा?
ये देखिए बड़ा सिंपल है, ये वैसे कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मुझे बताएं, एज के ऊपर चार्ज +1 आपको नजर आ रहा है, और 10 लगाने से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एज के रेफरेंस से वो हो जाएगा 10। तो मतलब +10, क्योंकि एक एज पे चार्ज +1 है, तो 10 है, तो 10 एच, यानी 10 पॉजिटिव बेसिकली, +10। और नाइट्रेट पे आप देखेंगे -1 है, तो ब्रैकेट में मैंने -1 कर दिया। मतलब है ओवरऑल चार्ज NO3 पे -1 है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है प्लस इंटू माइनस, -8, दिस इज, तो -8 -1 -9 और +10, तो +1 आ जाएगा। मतलब है लेफ्ट साइड पे +1 है और राइट साइड पे NH4 के ऊपर +1 है, आपको नजर आ रहा होगा, और पानी न्यूट्रल है। तो जो चार्ज यहाँ पर है, अ, वही चार्ज अ, वही चार्ज यहाँ पर है। अब मुझे बताएं, ये यहाँ पर अगर कंफ्यूजन तो मुझे बताइए। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है पूरा। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन पे आ जाए। Al पे चार्ज 0 है, Al पे राइट साइड पे 3+ है, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। और जो चार्ज लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पर है। देखें लेफ्ट साइड पे 0 चार्ज है, राइट साइड पर एक एल पे 3+ है, इलेक्ट्रॉन का -3 होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह ये जो चार्ज लेफ्ट पर है वही राइट पर है। अच्छा, जब हाफ इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये हाफ इक्वेशन बैलेंस हो गई, अब अब हमने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, और इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए वही जो मैथ वाला हिसाब होता है, इक्वेशंस को किसी अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करें, वही तरीका होगा। इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ये 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 अच्छा, अब देखिए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ऊपर वाले में, नीचे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन बराबर करने, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि जब 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा, जब 3 8 से नीचे वाले मल्टीप्लाई होगा वो भी 24 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड बोथ हाफ इक्वेशन। अब इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, कैसे करेंगे? दोनों की लेफ्ट साइड, दोनों की राइट साइड। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 10, तो ये हो जाएगा 30H+। बेटा जहां मसला मुझे रोक लेना है, 30H+ प्लस 3 -1 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 8Al। अब आप जरा मुझे गौर से देखिए, बताएं तमाम कंपोनेंट लेफ्ट साइड वाले दोनों इक्वेशंस के ऐड हो गए नहीं हुए? हो गए हैं सर। गुड। अब हम राइट पे आते हैं, एरो के राइट, दोनों के 3NH4+1, मैं नीचे लिख रहा हूं उसको, प्लस 339H2O
और ऊपर वाला मुकम्मल हो गया, नीचे वाला 8Al3+ और +24 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो, जो बाकी इक्वेशन होगी, दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन, और दिस इज द वे यू कैन एड अप बोथ हाफ इक्वेशन। मुझे बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। नो सर, अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, गुड। और दूसरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि ये भी होता है कि कंप्लीट इक्वेशन लिखी हो लेकिन बैलेंस ना हो, याद आया? ये दूसरा फॉर्मेट आपको मैंने उस दिन बताया था कि यही जो काम हमने अलग-अलग किए हैं, ये एक ही इक्वेशन पे भी हो सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन लिखी होती है इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये लिखी होती है यहाँ पर H+NO3- +Al ये, और NH4+1 और प्लस H2O +Al3+, ये। अब देखें ये कंप्लीट इक्वेशन है लेकिन बैलेंस नहीं है। अब इसका तरीका वही जो हमने अलग अलग करते थे, अब इकट्ठा कर लें, और वो तरीका वही होगा। अब एक ही बार करेंगे, ये जरा देखिएगा, मैं इसको भी सम अप कर दूं यहाँ जल्दी से। एन का था +5, ये मैंने यहीं पे लेबल किया, और NH4 में -3। अब मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया यहाँ से कि n पहले +5 था, अब ये n -3 में चेंज हो गया, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये Al पहले 0 था, अब Al3+ में चेंज हो गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर। अब आपने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, और 3 को कर दें 8 के साथ। ये वही काम जो हमने अलग अलग किया था, अब एक ही इक्वेशन में हम इस तरह से, हमने नीचे इनके सब एरो बना लिए ताकि आसानी हो जाए हमें। अब ये, अब 24 गेन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन, एन भी 3 चाहिए, NO3 में n 3 चाहिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा। जब यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये। और एक Al 3 लूज कर रहा है, आपने 24 लूज कराने, तो 8 Al के साथ भी आ गया है, ये आ गया 8 Al। अच्छा, एक है 3 लूज कर रहा है, तो आपको लूज कराने बेसिकली 24, तो 8। अब इनको नहीं आपने छेड़ना, इनको ही हटाना है, जो इस तरह से एटम बैलेंस किए हैं इलेक्ट्रॉन लूज गेन के हवाले से, और बाकियों के आम तरीके से बैलेंस कर लें हम। देखिए, अब देखें, हाइड्रोजन राइट से चेक करें, 4 और 3, 4 3 12, हाइड्रोजन है राइट साइड पर 12 प्लस ये H2 है, H2 है, तो ये आपके 2 आ जाएंगे, 14 हो गए, 14। इसमें कुछ चीज मुझे लगता है मिस हुई है, ये बेटा कोई मिस तो नहीं हुई? NH4+1, H2O और 8Al3+, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे 3 लगाने से एक और चीज मिस हुई, यहाँ देखिए, यहाँ जब 3 लगाए तो ऑक्सीजन आप देखें 9 हो गए, चेक कीजिए बेटा, ऑक्सीजन 9 हो गए, लेफ्ट साइड चेक करें, यस 9 हो गए ना। जी हम सर जी। यहाँ पर ऑक्सीजन 9 हमें करने पड़ेंगे, यहाँ 9 आ गया,
जब 9 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 9 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 18 हो गए, 9 to 18। तो इसका मतलब है 12 इधर से आ गए, 18 इधर से आ गए, तो 2 की जगह 18, 18 आ गए। तो 18 और 12 कितना हो गया? 18 और 12 30 हो गया ना बेटा? जी सर। यस 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो 38 चाहिए हमें लेफ्ट साइड पे, तो ये 30 आ गया। अब देखें ये वही इक्वेशन बन गई जो ऊपर वाली है, नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर। बिल्कुल वही इक्वेशन है, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, और ये नीचे वाली इक्वेशन है जो हमने एक ही उसमें सारी मतलब है वर्किंग कर रखी। तो इस तरह से हम ये दोनों फॉर्मेट मैंने, तीन हमने एग्जांपल्स की और दोनों तरीकों से की। तो पहली दो क्लास में हमने दो एग्जांपल की थी, उसमें भी इसी तरह किया था, और ये भी अब। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमारा ये सारा कवर हो गया। अब मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अदरवाइज गुड बाय। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।